ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों। भूपेश आनंद आपके सामने लेक्चर नंबर सेकंड में आ चुका हूँ। नॉन करंट लायबिलिटीज हम कर रहे हैं स्पेसिफिकली फॉर सीएफए लेवल 1 एग्जामिनेशन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीडिंग इज नॉन करंट लायबिलिटीज. In the last lecture, I have told you what I mean by non-current liability and what are the flow charts and what we are supposed to cover. How many learning outcomes as per curriculum. So there are 10 learning outcomes. आज के इस लेक्चर में मैं उम्मीद करूंगा कि मैं कोई भी लर्निंग आउटकम डिस्कस नहीं करूंगा बेटा। जैसे आपको पता ही है, इन ऑल द चैप्टर्स आई डू नॉट जनरली मैं पहले अपनी स्टोरी बताता हूँ, उस स्टोरी से कहानी बताता हूँ। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म नहीं हुई कहानी बेटे. So first point is my 2-3 lectures in the beginning, they are very, they are preparing a foundation for you. और उसके बाद आप देखते हैं कि ऑटोमेटिकली हम देख रहे हैं कि सारे लर्निंग आउटकम्स अपने आप ही हो चुके हैं. बट आज के इस लेक्चर में आपने ध्यान से मेरी बात को सुनना है, बिकॉज इफ यू हैव नॉट कवर्ड फिक्स्ड इनकम, अगर आपने फिक्स्ड इनकम को पहले से नहीं किया हुआ, तब तो आपका ध्यान से बैठना, कमर सीधी करके बैठना, रजिस्टर में नोट करना, कैलकुलेटर को बाहर निकालना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो बिल्कुल आप मेरे सामने बैठेंगे और मैंने बड़ी प्यारी सी कोटेशन लिखी है, लाइफ इज अ सेलिब्रेशन. बेटे लाइफ एक सेलिब्रेशन है. आप इसको एक बड़ी हैवीनेस से मत जिए. इट इज अ सेलिब्रेशन. शट द पास्ट. हो गई गलतियां आपसे, मान लिया. शट द पास्ट, कट द फ्यूचर. ये हो जाएगा सीएफए लेवल 1 जब मेरा क्लियर होगा, फिर मैं 2 करूंगा, फिर ट्रेनिंग होगा, फिर क्रिसिल में, फिर म्यूचुअल फंड में, फिर वैल्यूएशन. बेटे सब होगा, बट अभी आप 100% दो तो सही. बीन प्रेजेंट, बीन प्रेजेंट, बीन प्रेजेंट. शट द पास्ट, शट द पास्ट, कट द फ्यूचर एंड बीन प्रेजेंट. आइए, इस बात से मैं भूपेश आनंद आज आपका लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहा हूं, बिकॉज we have covered in the last lecture a brief idea in regard to non-current liabilities. आइए चलिए चलते हैं जी. पहला लर्निंग आउटकम मैंने नो डाउट लिख दिया आज, बट इसका कुछ कराना नहीं है. मैंने जान के लिख दिया कि आपको लगे कि आई एम डूइंग फ्रॉम करिकुलम, because today I will be discussing with the basic concepts from the grassroots level, because you have not done fixed income. आपको fixed income के बारे में नहीं पता, आपको बॉन्ड के बारे में नहीं पता, आपको टाइप्स ऑफ बॉन्ड नहीं पता, आपको फेस वैल्यू नहीं पता, आपको पार वैल्यू नहीं पता, आपको डिस्काउंट वैल्यू नहीं पता, आपको प्रीमियम नहीं पता, आपको इफेक्टिव रेट नहीं पता. Hence, I will be telling you firstly those concepts, so you have to write it down. My कहानी, my story starts now. मेरी पहली बात आपसे ये आती है कि बॉन्ड है क्या. Because we are doing with we have to do the recording of bond, we have to do the accounting of bond. I should know what is the meaning of a bond. What is bond, So bond is a contractual arrangement. मैंने कहा बॉन्ड एक एग्रीमेंट है. बॉन्ड इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट. भाई एक बॉन्ड इश्यूअर होगा और एक बॉन्ड इन्वेस्टर होगा, एक बॉन्ड होल्डर होगा. इसका मतलब एक व्यक्ति ने, रामलाल हैज इन्वेस्टेड इन कोका कोला बॉन्ड्स एंड कोका कोला हैज रेज्ड द फंड्स बाय इशूइंग बॉन्ड्स. इट मींस इट इज अ बॉन्ड इंस्ट्रूमेंट फॉर कोका कोला एंड इट इज अ इन्वेस्टमेंट फॉर रामलाल. It means a bond is a agreement. It is a promise. कोका कोला के बीच में और रामलाल के बीच में एक प्रॉमिस है. कोका कोला रामलाल को कहती है, रामलाल सुनना, मैं तेरे से पैसे, आई एम टेकिंग द मनी फंड्स फ्रॉम यू, $100, $1,000 ऑफ द फेस वैल्यू. I will be paying you. Coca-Cola is I. Coca-Cola will be paying a constant amount of interest as per the rate of interest which they have agreed as on that bond agreement. उसको बोलते हैं बॉन्ड इंडेंचर. बेटे बॉन्ड इंडेंचर का मतलब है एक लीगल डॉक्यूमेंट ड्यू टू विच एक इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा एंड दैट बेसिक टर्मिनोलॉजी, बेसिक फीचर्स ऑफ दैट बॉन्ड इज गिवन टू यू. आप मुझे एक चीज बताओ, जब आप फिक्स डिपॉजिट करने जाते हो बैंक में, तो क्या आप कुछ बॉन्ड इंडेंचर या फिक्स डिपॉजिट इंडेंचर नहीं बताते दैट 1 ईयर का होना चाहिए, इतने डेज का, इतना इंटरेस्ट, दिस फ्लेक्सिबल. All that is nothing but bond indenture. Similarly, when a bond issuer is there and a bond holder is there, there has to be an agreement. So that agreement is generally given in a bond indenture. आज मैं उसकी छोटी छोटी सी बातों को बताने जा रहा हूं. So bond is a contractual promise. पहली बात, first point is bond is a contractual promise in between bond issuer and bond इन्वेस्टर. अब आप उसको इन्वेस्टर कह दें, आप होल्डर कह दें, आप
कुछ भी कह सकते हैं। मैंने कहा बॉन्ड इशूअर लेट इट बी कोका कोला बिकॉज आई विल बी टेकिंग द केस स्टडी ऑफ कोका कोला, सो लेट द बॉन्ड इशूअर बी कोका कोला। तो मैं आज यहाँ बैठा हूँ, आई विल वांट टू टेल यू कि कोका कोला जब अपनी कंपनी के बॉन्ड्स इशू करेगी तो व्हाट विल बी द treatment, how they will recognize that bond liability in their books of accounts, what is the initial recognition, how much is the subsequent recognition, what are the legal formalities other than that, so that we have to cover today. तो first point में आपने लिख लिया, आप नीचे आ गए, हाँ बेटा फीचर्स लिख रहे हैं। अब कुछ बच्चे ना समझ आ रहा हूँ, कहते हैं जी हमें आता है, फिर भी लिख लें, 2-3 छोटे छोटे फीचर्स हैं। आई थिंक शायद आपको बात ज़्यादा समझ आ जाएगी जब आप लिखेंगे। तो फीचर में फर्स्ट फीचर हम लिख रहे हैं, बॉन्ड इशूअर, जैसे यहाँ पे कोका कोला है, हैज़ टू पे इंटरेस्ट। कोका कोला विल पे इंटरेस्ट टू द बॉन्ड होल्डर एंड इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द फेस वैल्यू। इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द पार वैल्यू। आप मेरे को पता, आप समझ रहे हैं, इंटरेस्ट हमेशा हम पार वैल्यू पे निकालते हैं, इंटरेस्ट हमेशा हम फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा बॉन्ड इशूअर कोका कोला हैज टू पे इंटरेस्ट ओवर द टर्म ऑफ बॉन्ड, लिखेंगे। सेकेंड पॉइंट, 2 टाइप्स ऑफ पेमेंट्स होती है बेटे, आपको पता ही है दैट व्हेन अ कोका कोला इज रेजिंग फंड्स थ्रू बॉन्ड्स, तो एक तो कोका कोला को रेगुलर पेमेंट्स करनी पड़ेंगी, उसको हम कहते हैं कूपन पेमेंट्स और इंटरेस्ट पेमेंट्स, और एक एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन दिस कंपनी, दिस कोका कोला हैज टू पे रिडेम्पशन वैल्यू, रिडीमेबल वैल्यू। यू गेटिंग माय पॉइंट? थर्ड पॉइंट, फेस वैल्यू का दूसरे बड़े सारे नाम है। थर्ड, फेस वैल्यू कैन ऑल्सो बी नेम्ड एज पार वैल्यू और इट कैन बी नेम्ड एज मैच्योरिटी वैल्यू, कुछ भी कह सकते हैं बेटे फेस वैल्यू को। फेस वैल्यू, पार वैल्यू, मैच्योरिटी वैल्यू। फेस वैल्यू इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट और कूपन। आप फेस वैल्यू को कूपन पे करने के लिए यूज करते हैं, बिकॉज कूपन का रेट होता है, हम वो कूपन रेट मल्टीप्लाई करते हैं फेस वैल्यू पे, एंड दैट अमाउंट विच यू हैव टू पे कोका कोला को, वो अमाउंट। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं एक बॉन्ड का फेस वैल्यू $1000 है और लेट द कूपन रेट बी 12%, in that case I will say this is the $120 is the coupon amount, is the interest amount which Coca-Cola has to pay to their bondholders. Now this interest part, $120, is an expense. We have seen in the income statement, understanding income statement, that interest is a expense to be shown in the income statement. जैसे हम निकालते थे EBITDA, EBIT, EBT निकालते थे ना, तो बेटे हम यही बातों को डिस्कस करेंगे। मैंने कहा आप लिख लें बेटे, लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, प्लीज़ लिखें, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, लिखें। कूपन रेट का दूसरा नाम है इंटरेस्ट रेट। फॉर कोका कोला लिमिटेड, अब हम कोका कोला की बात कर रहे हैं बिकॉज आई एम डिस्कसिंग नॉन करेंट लायबिलिटी। कोका कोला के लिए इट इज अ नॉन करेंट लायबिलिटी। फॉर कोका कोला लिमिटेड इश्यू ऑफ बॉन्ड इज अ नॉन करेंट लायबिलिटी बिकॉज इट इज टू बी पेड आफ्टर अ गैप ऑफ 12 months. सो आई विल से इट इज अ नॉन करेंट लायबिलिटी। सवाल ये आता है कि कोका कोला अपनी बुक्स में इस नॉन करंट लायबिलिटी को किस वैल्यू पर रिकॉग्नाइज करेगी। बेटे उसके लिए तो आज हम यहाँ पे आए हैं। अब समझ लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट कैलकुलेटर का यूज शुरू हो चुका है। आप पहले सेकंड पॉइंट लिख लें, फॉर कोका कोला इश्यू ऑफ बॉन्ड इज अ नॉन करंट लायबिलिटी टू बी डिस्कस्ड इन द बैलेंस शीट, टू बी डिस्क्लोज लिखा है बेटे इन बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में वैल्यू कितनी दिखाएंगे लिख लें, शायद आपको अभी समझ नहीं आएगा। मैं अभी एक केस स्टडी की हेल्प से एक एक बात को क्लियर कर दूंगा कि दैट हाउ यू कैन शो और व्हाट इज द बैलेंस शीट लायबिलिटी, हाउ यू कैन शो एंड हाउ टू कंप्यूट इट। बैलेंस शीट लायबिलिटी ऑफ अ बॉन्ड or of a book value, or it is also named as book value, or it can be named as carrying value। आराम से बेटे, मैंने कहा बैलेंस शीट लायबिलिटी कह दें या आप उसको बुक वैल्यू कह दें या आप उसको कैरिंग वैल्यू कह दें, एक ही बात है। अभी देखेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं। इट इज इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू
of remaining cash flows discounted at YTM on the date of issue. YTM भी देखते हैं, yield to maturity. अभी लिख लें नेक्स्ट पॉइंट आपने जो लिखना है, फिर मैं आ रहा हूं केस स्टडी में. ऑन मेच्योरिटी द बॉन्ड लायबिलिटी विल बी इक्वल टू फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड. आप सभी इस समय लिख रहे हैं, कोई भी बच्चा ऐसे नहीं बैठा खाली. लास्ट पॉइंट लिखना है बेटा, खत्म ही हो गया, देखो खत्म ही हो गया. ये लो लास्ट पॉइंट लिखना है, इंटरेस्ट एक्सपेंस इज रिपोर्टेड इन इनकम स्टेटमेंट. एंड इंटरेस्ट एक्सपेंस कैसे निकालते हैं? बुक वैल्यू ऑफ बॉन्ड लायबिलिटी. अब ये मैं बताऊंगा अभी आपको बुक वैल्यू कैसे निकालते हैं. इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हेन इट वाज इशूड, इट मींस YTM. ऐसा मान लें, कई बार मैं YTM का वर्ड यूज कर दूंगा, कई बार रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज कर दूंगा. आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, बात एक ही है. वैसे देयर इज अ डिफरेंस, वो मैंने फिक्स इनकम में समझाया हुआ है. ठीक है जी, चलो जी काम खत्म. अब मेरी बात को सुने दोस्तों, मैं आज आपके सामने यहां खड़ा हूं और नॉन करंट लायबिलिटीज की बातें कर रहा हूं. नॉन करंट लायबिलिटीज में हमें 3 पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करना है. मैं पहली लायबिलिटी को स्टार्ट भी कर चुका हूं और उसका नाम है बॉन्ड इज अ लायबिलिटी. लायबिलिटी का मतलब होता है देनदारी. यू हैव टू पे, आपके उस सिर पे कर्ज है, आपने ऑब्लिगेशन है, आपने किसी से पैसे उधार लिए थे, कुछ पीरियड के लिए लिए थे, उसमें आप इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहे हो. दैट इज नेम्ड एज अ बॉन्ड लायबिलिटी. ठीक है जी. तो बॉन्ड लायबिलिटी में, नॉन करंट लायबिलिटीज में हमारे हैं बॉन्ड लायबिलिटीज. सवाल ये आता है कि हमें ये देखना है कि बॉन्ड लायबिलिटी से रिलेटेड चीज़ें क्या होती हैं. बिकॉज आज के इस लेक्चर में मैंने आपको खाली ये बताया कि बॉन्ड से रिलेटेड फेस वैल्यू का मतलब क्या, बॉन्ड से रिलेटेड इंटरेस्ट का मतलब क्या, बॉन्ड्स का मतलब बॉन्ड इंडेंचर क्या है, हाउ इट इज टू बी कैलकुलेटेड, व्हाट इज अ बुक वैल्यू. बिकॉज इन बैलेंस शीट वी शो एज अ बुक वैल्यू. आपको मैं थोड़ा सा अपने जूस नोट्स में अगर लेके जाऊं तो आपको क्लियर ज़्यादा होगा और आप कैलकुलेटर सब बच्चे बाहर निकाल लें. ठीक है जी, आप सभी कैलकुलेटर बाहर निकाल लें. मैं एक आपके सामने एक बात ये कहना चाहता हूं कि अज्यूम कर रहे हैं, आई एम जस्ट अज्यूमिंग, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि एक कंपनी ने, जो मैंने अभी एग्जांपल दिखाना है आपको जूस नोट्स में, लेट इट बी, आई एम अज्यूमिंग दैट कोका कोला लिमिटेड हैज इशूड अ बॉन्ड जिसका फेस वैल्यू है, लेट द फेस वैल्यू ऑफ दैट बॉन्ड इज $1,000. मैं अज्यूम कर रहा हूं दोस्तों, लेट द कूपन रेट इज 10%. Let the maturity be 4 years. And let YTM, और ऐसा कहते हैं YTM on date of issue is 15%. आपको ये फिगर्स मैंने दिए हैं, ध्यान से पहले इस फिगर्स को मतलब समझ लेते हैं. आपको क्या करना है, यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज द बुक वैल्यू ऑफ दिस बॉन्ड, बुक वैल्यू of bond liability. Now why I want to calculate the book value of liability? Because I have to show in the balance sheet non-current liabilities the value of bond at book value. तो मुझे पता होना चाहिए कि बुक वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्योंकि बुक वैल्यू को मुझे बैलेंस शीट पे शो करना है एज ए नॉन करंट लायबिलिटी के अंडर. ठीक है जी. तो देयर फेस वैल्यू $1,000 की है, मतलब जो उसकी चेहरे की कीमत है, चेहरा क्या देखते हो, चेहरे की कीमत है $1,000. कूपन रेट का मतलब है कोका कोला अपने बॉन्ड होल्डर्स को 10% का 10% ऑफ $1,000 $100 $100 $100 $100 4 साल तक देती रहेगी. मेच्योरिटी 4 years है. देखिए आपको मैंने फिक्स इनकम में बताया हुआ है कि यील्ड टू मेच्योरिटी एक अलग चीज है और इंटरेस्ट एक अलग चीज है. यील्ड टू मेच्योरिटी का मतलब है कि आपने जब ये बॉन्ड लिया एज ए बॉन्ड होल्डर, यू हैव इन्वेस्टेड इन दैट, सो यू विल बी गेटिंग द कूपन पेमेंट, यू विल बी गेटिंग द मेच्योरिटी वैल्यू, और आपने कुछ आउटफ्लो दिया, एट विच रेट दैट आउटफ्लो इज इक्वल टू टोटल कैश इनफ्लो. दैट रेट इज नेम्ड एज यील्ड टू मेच्योरिटी. मैं अब इस नॉन करंट लायबिलिटीज में डिटेल में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बिकॉज दैट आई हैव डिस्कस इन फिक्स इनकम.
आप बस मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। YTM एक अलग चीज होती है, जैसे हम कहते हैं यील्ड टू मैच्योरिटी, that is the total yield which you will be getting on an average throughout the life of these debentures. Coupon rate is different, ठीक है जी, एंड बुक वैल्यू इज दिस मच। तो आपको अगर यहाँ पे वैल्यू निकालनी है तो मैं आपके सामने एक बात ये कहना चाहता हूँ, whenever you want to calculate the value which I have discussed in fixed income so many times, you should prepare a timeline. आपको टाइमलाइन बनानी चाहिए, जो मैंने जूस नोट्स में बनाई अभी दिखाऊंगा। ये बेटे T0 है, this is T1, this is T2, this is T3 and this is T4. let it be like this. आपने यहां पर $1000 का बॉन्ड इशू किया। आपको अब ये देखना है कि इसका बुक वैल्यू यहां पर कितना है। मैंने कहा इसका बुक वैल्यू क्या होगा, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विच यू हैव टू पे, जितना भी इंटरेस्ट आपको पे करना है फ्यूचर में, रिमेनिंग लाइफ में, बिकॉज लाइफ रिमेनिंग 4 साल है। मैं अगर उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लूं, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ दैट डिबेंचर और दैट बॉन्ड। आई थिंक वी हैव डिस्कस सो मेनी टाइम्स कि एक चीज की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कि भाई आपने एक रेनॉल्ड का पेन लिया, उसका 10 रुपीज की वैल्यू कैसे निकलेगी, हाउ मच बेनिफिट यू आर गेटिंग बाय यूजिंग दैट पेन, आपको उससे फ्यूचर कैश इनफ्लोस कितने मिलेंगे। आप उसका अगर प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर दें, दैट इज नेम्ड एज वैल्यू ऑफ दैट रेनॉल्ड पेन। सिमिलरली वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड, हम कहते हैं बुक वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड। बेटे वैसे बुक वैल्यू भी होती है और मार्केट वैल्यू भी होती है। बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में एक ही डिफरेंस है कि आप मार्केट वैल्यू जब निकालते हैं तो YTM करंट वाला लेते हैं, और बुक वैल्यू जब निकालते हैं तो YTM जो डेट ऑफ इशू वाला लेते हैं। बस ये डिफरेंस है और कुछ नहीं है। अभी देखेंगे हम कि क्या दोनों में डिफरेंस है। पहले आपको ये बात समझ आ गई कि व्हेनेवर यू वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू, किसी भी चीज़ की आपको वैल्यू निकालनी है तो आपने क्या करना है, हमने ये देखना है कि उससे हमें क्या बेनिफिट मिल सकता है फ्यूचर में। तो अगर आपको बॉन्ड की वैल्यू निकालनी है तो आप ये चेक करेंगे कि भाई मेरे को फर्स्ट यहाँ पर $100 मिलेंगे, यहाँ पर भी $100 मिलेंगे, यहाँ पर भी $100 मिलेंगे, यहाँ पर भी $100 मिलेंगे, और 4th ईयर में $1000 की मैच्योरिटी वैल्यू भी मिलेगी। तो मैं क्या करना चाहता हूं, इसका क्या करूंगा, आई वॉन्ट टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू विच आई हैव डिस्कस इन डिटेल इन फिक्स इनकम। मैं यहां पे कर रहा हूं, प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा, दैट इज नेम्ड एज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोस। अब बेटे कभी भी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो ना तो आपको एक डिस्काउंटिंग रेट चाहिए। अब सवाल आता है डिस्काउंटिंग रेट क्या, मैंने कहा एट YTM तो हर रोज चेंज हो जाता है, तो मैंने कहा YTM एट T0, मतलब जो YTM बिगिनिंग में था, जो वहां पर एग्जिस्ट कर रहा था, वो कितना था उस रेट पे डिस्काउंट करेंगे। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो यहाँ जैसे यहाँ पर इसके लिए वी विल यूजिंग TVM रो। मैं अभी कैलकुलेटर के सारे स्टेप्स आपके सामने लेकर आ रहा हूँ और उन कैलकुलेटर के स्टेप से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई क्या कहना चाह रहा हूँ। आइए कैलकुलेटर बाहर निकाल लीजिए, मैंने अपने जूस नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है। ये देखिए जी, ये देखिए मैंने लिखा। पहले आप सीधा चलते हैं एग्जाम्पल में आ जाते हैं। बेटा ये देखो एग्जाम्पल है, कैलकुलेट द मार्केट वैल्यू विद द, मैं पहले कहता हूं जी कैलकुलेट द, मैं यहां पे थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू दोनों निकालेंगे बेटा, तब जाके आपको डिफरेंस समझ आएगा। बट वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन द बुक वैल्यू बिकॉज वी विल शो नॉन करंट लायबिलिटी एज द बुक वैल्यू ऑफ दैट बॉन्ड। तो मैंने यहाँ पे लिखा कैलकुलेट द बुक वैल्यू विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, एन एंटिटी इशूड बॉन्ड्स विद द फेस वैल्यू ऑफ $1000, ठीक है, कूपन रेट 10%, मैच्योरिटी 4 years, YTM ऑन द डेट ऑफ इशू इज 15%। तो मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन चाहिए, बट बिकॉज आई हैव टू कैलकुलेट मार्केट वैल्यू ऑल्सो, तो मैंने वहाँ पे लिखा अदर YTMs आर 12%, 6%, 4%, 2%। मैंने जान के फिगर्स कुछ ऐसी ले ली डिफरेंस के साथ कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझ आए, वैसे इतना डिफरेंस प्रैक्टिकल लाइफ में होता नहीं है। अच्छा, 0 पीरियड में ये है, तो मैं सबसे पहले तो बुक वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, और बुक वैल्यू के लिए आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप सभी क्या करें, कैलकुलेटर बाहर निकाल लें। ये बेटे पहले मैं बुक वैल्यू ले रहा हूं। बुक वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज सिमिलर टू द
to the historical cost accounting, that is changing value, that is this. Now book value of liability can be represented in the following timeline. बुक वैल्यू को इस तरह से हम लिख सकते हैं. कैसे लिखेंगे? T0 है, T1 है, T2 है, T3 है, T4 है. 15%, 15%, 15%, 15%, 15%. इसका मतलब whenever you want to calculate the book value, it will be calculated on the YTM which was there at the time of issue. इशू के समय 15% था. तो मैं अब क्या करूंगा, मैं ये सोच रहा हूं कि आप यहां पर खड़े हैं तो आपको फ्यूचर में क्या क्या मिलेगा. एक तो ये मिलेगा बेटे, ये मिलेगा, है ना. आपको $100 यहां मिलेंगे. मैं कलर चेंज कर देता हूं तो थोड़ा सा आपको और ज़्यादा अच्छा लगेगा. फर्स्ट ईयर में $100 मिलेंगे, सेकेंड ईयर में $100 मिलेंगे, थर्ड ईयर में $100 मिलेंगे और फोर्थ ईयर में 100 प्लस 1000 मेच्योरिटी वैल्यू मिलेगी. इसका मतलब आपको फोर्थ ईयर में $1100 मिलेंगे. तो मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू चेक कर रहा हूँ कि आज की डेट में इन सब की प्रेजेंट वैल्यू क्या है. दैट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज विच आई विल बी यूजिंग. आई विल बी कैलकुलेटिंग विद हेल्प ऑफ अ कैलकुलेटर. बड़ा ही ईजी है जी. ये देखो मैंने इनके फंक्शंस लिख दिए हैं. सेकंड क्लियर टीवीएम कर दिया. मुझे 1000 चाहिए तो 1000 मैंने फेस वैल्यू प्रेस कर दी. ठीक है जी. N4 है तो 4N कर दिया. 15 IY है तो 15 IY कर दिया. कंप्यूट प्रेजेंट वैल्यू, तो ये आपके सामने फिगर आ जाएगी. आप चेक कर लें, पहले आप खुद करें जी और सेकंड क्लियर टीवीएम जरूर करें. ठीक है जी. 1000 फेस वैल्यू, दोबारा कर रहा हूँ, 4SN. ठीक है. और 15 एज IY. कंप्यूट प्रेजेंट वैल्यू. आइए देखिए मैंने नीचे निकाल के दिखाया है. सेकंड क्लियर टीवीएम, सारे स्टेप्स लिख दिए बेटे. ये क्लियर टीवीएम है जो कैलकुलेटर में करना है. 1000 फेस वैल्यू, 100 एज PMT. अच्छा, अब 100 PMT यूज नहीं कर रहे थे क्योंकि 100 अमाउंट इंटरेस्ट यू हैव टू पे. तो मैं दोबारा से कर रहा हूँ. 1000 फेस वैल्यू, 4 एज N, 15 as IY, 100 as PMT, कंप्यूट प्रेजेंट वैल्यू, दैट कम्स टू 857. आप चेक करिए मैंने सारा कुछ यहाँ पे लिख भी दिया है. ये आ गया जी 857. इट मीन्स कि जो फ्यूचर में इनको जो कोका कोला को पेमेंट करनी है वो $100 की जो पेमेंट करनी है इंटरेस्ट की 4 बार, और जो $1000 का पेमेंट रिडीमेबल वैल्यू का करना है, उन सब का आज प्रेजेंट वैल्यू 15% में उसकी वैल्यू आ रही है $857. इट मीन्स कोका कोला जब अपनी नॉन करंट लायबिलिटी में जाएगी तो यहां पर लिखेगी बॉन्ड की वैल्यू इज $857. और सपोज करते हैं 1 साल बीत गया, मतलब 1 साल, ये तो जीरो पीरियड में है. T1 की जब बैलेंस शीट बनाएगी तो फिर फ्यूचर वैल्यू कितनी होगी, T2 की देखेंगे, T3 की देखेंगे, T4 की देखेंगे. तो बड़ा इजी है, उस समय N3 रहेगा ना. तो आप क्या करें, 3N कह दें, कंप्यूट प्रेजेंट वैल्यू कर दें. आपके सामने 885 की वैल्यू आ गई. देखो ये मैं दिखाता हूँ आपको. ये देखिए मैंने ऑलरेडी किया है. ये देखिए ये आ रहा है 885. मतलब मैंने उसके स्टेप्स नहीं लिखे, लेकिन इजी है. मैं आपको फिर रिपीट करूंगा, इजी है, मैं बता देता हूँ. आपने क्या करना है, सारी फिगर्स को प्रेस की हुई थी. अगर हम फर्स्ट ईयर में पहुंच जाएं तो 3 साल रह गए ना, तो आप N को 3 कर दें और फिर कंप्यूट PV करें तो आ जाएगा 885. नेक्स्ट केस में N को 2 कर दें तो फिर आ जाएगा जी 885 की जगह 918, और फिर N को 1 कर दें फिर आ जाएगा जी 956, और फिर N को 0 कर दें तो लास्ट में 1000 ही रहेगी. पहले ध्यान से सुनना. एक स्टूडेंट कह रहा है कि हम निकाल क्यों रहे हैं, बिकॉज मुझे ये देखना है कि मैं नॉन करंट लायबिलिटी में बॉन्ड लायबिलिटी को कितने वैल्यू से शो करूं. दैट इज बुक वैल्यू. और बुक वैल्यू का मतलब है कि इस बॉन्ड के ऊपर मुझे फ्यूचर में क्या क्या पेमेंट्स करनी है और उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है. दैट्स व्हाई आई वांट टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लोज व्हिच आई एम सपोज टू पे ऑन दिस बॉन्ड टू द बॉन्ड होल्डर. So which changes and which generally increases. आप देखिए पहले कितनी थी 857, फिर 888 हो गई, फिर 918 हो गई, फिर 956 हो गई, और एंड में that is add on the as on the maturity period it comes to $1000.
ठीक है, ये तो बुक वैल्यू है, यही समझना था। बट मेरे प्यार से मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा और समझाना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली में मार्केट वैल्यू क्या होती है और बुक वैल्यू क्या होती है और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट। देखिए, मार्केट वैल्यू में हम क्या करते हैं, वाईटीएम डेट ऑफ इशू वाला नहीं लेते, जो करंट वाईटीएम है वो लेते हैं। जैसे मैंने इसी एग्जाम्पल में करंट वाईटीएम पहले तो 15% लिया, फिर 12 लिया फर्स्ट ईयर का, 6% सेकेंड ईयर का, फिर 4%, फिर 2% ये लिए। अब इसको मैं अगर कैलकुलेट करता हूं तो आप देखिए इस तरह से वैल्यूज आती हैं। फॉलोइंग आर द स्टेप्स एज पर टीवीएम। सेकेंड क्लियर टीवीएम 1000 फेस वैल्यू 104 एंड 15 आया है। पहले केस में तो सब कुछ ही सेम है, तो इसका मतलब फर्स्ट ईयर में जीरो पीरियड में बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम होगी, क्योंकि वाईटीएम उस समय वो करंट ही है। ठीक है, तो आप चेक करें जी 851। अब मैं आ गया जी सेकंड केस में, ये आ गया ना फर्स्ट ईयर का, ये दिस इज मार्केट वैल्यू एंड दिस इज इक्वल टू बुक वैल्यू इन द फर्स्ट ईयर इन द जीरो पीरियड। अब मैं सेकंड ईयर में आ गया, मतलब T1 में आ गया, तो मेरे पास n कितने रह गए, 3। खाली मुझे n को चेंज करना है जी, और फिर कंप्यूट, और आई को भी मैंने चेंज कर दिया, क्योंकि इन मार्केट वैल्यू वी टेक द करेंट वाईटीएम। यही तो डिफरेंस है बुक वैल्यू में और मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो यहां पर आ गया जी 951, फिर आ गया 103 और फिर आ गया जी 1057। ये निकालने की जरूरत थी नहीं, फिर मैंने क्यों निकाला, जस्ट बताने के लिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बुक वैल्यू एंड द मार्केट वैल्यू। And we always show bond liability on the book value, and book value is the present value of the total cash flows which I have to pay in the future। उनका present value निकालने को ही हम book value बोलते हैं, at the YTM which is there at the time of existing on the date of issue। बेटे आज के लिए इतना ही। लेक्चर नंबर 3 में मैं धीरे धीरे और गहराई में जाऊंगा और आपको बड़ी सारी बातें बताऊंगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार, हाउ वी डू अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन केस बॉन्ड्स आर इशूड एट पार, व्हेन बॉन्ड्स आर इशूड एट डिस्काउंट एंड व्हेन बॉन्ड्स आर इशूड एट प्रीमियम। मिलते हैं बेटे, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। इस पूरे क्वेश्चन में जो मैंने आपको कैलकुलेटर से कराया है, आपको कसम होगी अभी क्लास खत्म होने के बाद अपने आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें और देखें कि क्या ये स्टेप्स के बाद ऐसा आता है, तभी होगा बेटे। यू हैव टू यूज द कैलकुलेटर। आप बात समझ रहे हैं?